नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं उमेश कुमार यादव कक्षा 7 के लिए विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक अरहुल पाठ नंबर 5 अशोक चक्र विजेता नीरजा के बारे में वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें नीरजा ने क्या किया अपने जीवन में, किस प्रकार से 360 लोगों की जान बचाई। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो उस पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम लोग शब्दार्थ को सबसे पहले देख लेते हैं। शब्दार्थ को देख लेने पर इनके अर्थ को समझने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो आपका ये रहा स्क्रीन पे पाठ नंबर 5 अशोक चक्र विजेता नीरजा। अशोक चक्र विजेता नीरजा। तो आइए अब हम लोग शब्दार्थ को पहले देख लेते हैं, इसके बाद इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले है, सबसे पहले नंबर पे मरणोपरांत। मरणोपरांत शब्द का अर्थ होता है मरने के बाद। मरणोपरांत शब्द का अर्थ होता है मरने के बाद। प्रारंभिक, प्रारंभिक आरंभ या शुरू की, प्रारंभ या शुरू की। समक्ष, समक्ष सामने, समक्ष माने होता है सामने। बलिदान माने कुर्बानी, जान दे देना, बलिदान माने कुर्बानी। अल्प आयु, कम उम्र। अल्प आयु शब्द का अर्थ है कम उम्र। चालक, चलाने वाला। चालक मीन्स होता है चलाने वाला। अपहरणकर्ता, अपहरणकर्ता शब्द का अर्थ होता है धोखे से ले जाना। अपहरणकर्ता धोखे से ले जाना। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। मरणोपरांत माने मरने के बाद। प्रारंभिक माने आरंभ या शुरू की। समक्ष माने सामने। बलिदान कुर्बानी। अल्पायु कम उम्र। चालक चलाने वाला। अपहरण कर्ता मीन्स होता है धोखे से ले जाना। तो आइए अब हम लोग उस वीरांगना के बारे में अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, कर रहा है अशोक चक्र, अशोक चक्र विजेता नीरजा। अशोक चक्र विजेता नीरजा। तो कर रहा है प्रस्तुत पाठ में हम एक ऐसे महान वीरांगना की याद दिलाता है। कर रहा है प्रस्तुत पाठ हमें एक ऐसी महान वीरांगना का याद दिलाता है जिसने 360 यात्रियों को जान बचा करके वे शहीद हो गई, कुर्बान हो गई। तो आइए आज हम उस वीरांगना के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। अशोक चक्र विजेता नीरजा। अशोक चक्र विजेता नीरजा। तो इसकी थोड़ी सी भूमिका यहाँ पे दी गई हो, देख ले। यह पाठ हमें उस महान वीरांगना की याद दिलाता है जिसने अपने प्राणों की परवाह न करके दूसरों की जान बचाई, दूसरों के लिए शहीद होने वाली थी। नीरजा भनोट, जिन्हें मरणोपरांत, जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। कर रहा है मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। यहाँ पे सम्मिलित लिखा, ये शब्द गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था सम्मानित। सबकी बुक में लिखा होगा तो इसको आप लोग बना लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा सम्मानित किया गया। तो देखिए आगे कर रहा है नीरजा भनोट। नीरजा भनोट एक प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित माने होता है सम्मानित। सामाजिक मर्यादा जिस परिवार की अच्छी उसे प्रतिष्ठित कहा जाता है, सम्मानित कहा जाता है। परिवार से संबंध रखती थी। नीरजा भनोट एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखती थी। उनका जन्म, उनका जन्म, किनका जन्म? नीरजा भनोट का। उनका जन्म 7 सितंबर 1963 को चंडीगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? 7 सितंबर 1963 को चंडीगढ़ में हुआ था। इस पर क्वेश्चन बनता है कि नीरजा भनोट का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा नीरजा भनोट का जन्म 7 सितंबर 1963 को हुआ था। उनके पिता का नाम हरीश भनोट तथा
माता का नाम रमा भनोट है। और नीरजा के माता पिता का नाम भी पूछा जाता है, नीरजा भनोट के माता पिता का क्या नाम था? तो इसका जवाब हो जाएगा उनके नीरजा भनोट के पिता का नाम हरीश भनोट तथा माता का नाम रमा भनोट है। नीरजा के पिता एक प्रसिद्ध पत्रकार होते हुए, कह रहे हैं नीरजा के पिता एक प्रसिद्ध पत्रकार होते हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते थे। वे अपने परिवार से दूर मुंबई में रहते थे। नीरजा भनोट के पिता पत्रकारिता का काम करते वे मुंबई में रहते थे। नीरजा का बचपन उनके शहर चंडीगढ़ में ही गुजरा था। गुजरा माने बीता था। उनकी प्रारंभिक माने शुरुआत की, जैसा कि आप लोगों ने मीनिंग में पढ़ा था। प्रारंभिक शुरुआत की शिक्षा चंडीगढ़ के एक बहुत अच्छे विद्यालय सेकेंडरी हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। कह रहे हैं कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा, किसकी प्रारंभिक शिक्षा? नीरजा भनोट की प्रारंभिक शिक्षा चंडीगढ़ के एक बहुत अच्छे विद्यालय सेकेंडरी हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए नीरजा मुंबई चली गई थी। आगे की पढ़ाई के लिए नीरजा मुंबई चली गई थी। वहाँ उन्होंने स्कॉटिश स्कूल और सेंट जेवियर्स कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की थी। नीरजा 1985 में विवाह के बंधन में बंधी और भारत से बाहर खाड़ी देश में चली गई। लेकिन भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। फिर से देखें, करा नीरजा 1985 में विवाह के बंधन में बंधी और भारत से बाहर खाड़ी देश में चली गई। लेकिन भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। उनका अपने पति के साथ मनमुटाव रहने लगा। नीरजा भनोट के पति के साथ मनमुटाव रहने लगा और कुछ ही व्यक्तिगत कारणों से उन्हें विवाह के 2 महीने बाद ही मुंबई वापस लौटना पड़ा। जब नीरजा भनोट के पति से नीरजा भनोट का मनमुटाव होने लगा तो 2 महीने के बाद ही नीरजा भनोट पुनः मुंबई वापस लौट आई। अब नीरजा के समक्ष माने होता सामने, समक्ष माने सामने पूरा जीवन पड़ा था और उन्हें किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचना था। अब इस पर भी क्वेश्चन बन जाएगा, नीरजा भनोट को किस पर पहुंचना था? तो उसका उत्तर होगा किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचना था। उन्होंने पैन यम में विमान परिचारिका मीन्स होता है सेविका की नौकरी के लिए आवेदन पत्र दिया और उन्हें इसमें सफलता भी मिली। नीरजा को परिचारिका की नौकरी के लिए चुन लिया गया। अब नीरजा के सामने एक लक्ष्य माने उद्देश्य था। वे अपनी लगन, निष्ठा, परिश्रम तथा दृढ़ निश्चय लगन माने लगातार निष्ठा से, ईमानदारी से, परिश्रम करके, दृढ़ निश्चय से मियामी में ट्रेनिंग पूरा करके वापस मुंबई लौटी। करा है कि वे अपनी लगन, निष्ठा, परिश्रम तथा दृढ़ निश्चय से
मियामी में ट्रेनिंग पूरा करके वापस मुंबई लौटी। नीरजा एक बहुत बड़ी मॉडल थी और अक्सर मॉडलिंग में व्यस्त रहती थी। मॉडलिंग असाइनमेंट मिलने के बाद उन्होंने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की। नीरजा अभिनेता राजेश खन्ना को बहुत पसंद करती थी। वे अक्सर उनके डायलॉग बोला करती थी। नीरजा को अनेक विज्ञापन कंपनियों में भी काम मिला। नीरजा को अनेक विज्ञापन कंपनियों में भी काम मिला। नीरजा ने फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी के लिए आवेदन दिया और प्रशिक्षण के लिए फ्लोरिडा और मियामी गई। इसमें क्वेश्चन बन जाता है, नीरजा ने प्रशिक्षण के लिए कहाँ गई? तो इसका उत्तर होगा फ्लोरिडा और मियामी में नीरजा ने प्रशिक्षण के लिए गई। वापस आने पर उनकी नियुक्ति परिसर के रूप में हुई। अपनी नौकरी के दौरान सन 1986 में अपने जन्मदिन को देखिए, नीरजा ने फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी के लिए आवेदन दिया और प्रशिक्षण के लिए फ्लोरिडा और मियामी गई। वापस आने पर उनकी नियुक्ति परिसर के रूप में हुई। अपनी नौकरी के दौरान सन 1986 में अपने जन्मदिन से केवल 2 दिन पहले 1986 में अपने जन्मदिन से केवल 2 दिन पहले नीरजा पैन एम फ्लाइट 73 नीरजा ने पैन एम फ्लाइट 73 में सीनियर परिसर के रूप में विमान में सवार थी। वह विमान मुंबई से अमेरिका जा रहा था। वह विमान कहाँ जा रहा था? मुंबई से अमेरिका जा रहा था। दुर्भाग्यवश पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर विमान का हथियारबंद लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया। हथियारबंद लोगों का मतलब है जिनके साथ हथियार थे, उनके द्वारा विमान का अपहरण कर लिया गया। उस समय विमान में 360 यात्री व 19 क्रू मेंबर्स सवार थे। 360 यात्री थे और 19 जो विमान में और कर्मचारी थे। नीरजा की सूचना पर चालक माने जहाज को चलाने वाला, चालक दल के तीनों सदस्य यानी पायलट और फ्लाइट इंजीनियर कॉकपिट छोड़कर भाग गए। ये आतंकवादी विमान को इजराइल में किसी निर्धारित स्थान पर ले जाकर क्रैश कराना चाहते थे। ये आतंकवादी विमान को इजराइल में किसी निर्धारित स्थान पर ले जाकर क्रैश कराना चाहते थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि केवल 23 वर्ष की अल्प आयु में कोई लड़की इतनी बहादुर कैसे हो सकती है। फिर से देखें इस लाइन को, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि केवल 23 वर्ष की
अल्प आयु में कोई लड़की इतनी बहादुर कैसे हो सकती है। उसने खुद को बलिदान करके 360 कितने 360 लोगों की जान बचाई। क्वेश्चन बनता है नीरजा भनोट ने अपने आप को बलिदान करके कितने लोगों की जान बचाई। तो नीरजा भनोट ने अपने आप को बलिदान करके 360 लोगों की जान बचाई। वरिष्ठ विमान कर्मी, वरिष्ठ माने श्रेष्ठ, विमान कर्मी के रूप में सभी यात्रियों की जिम्मेदारी नीरजा पर थी। विमान करा वरिष्ठ माने श्रेष्ठ, विमान कर्मी के रूप में सभी यात्रियों की जिम्मेदारी नीरजा पर थी। 17 घंटे के बाद अपहरणकर्ताओं ने 17 घंटे के बाद अपहरणकर्ताओं ने यात्रियों की हत्या करनी आरंभ कर दी। आरंभ माने शुरू करना, शुरू कर दी और विस्फोटक लगाने आरंभ कर दिए। तभी किस्मत ने नीरजा का साथ दिया। उसी समय भाग्य ने, किस्मत माने भाग्य ने नीरजा का साथ दिया और वह आपातकालीन द्वार खोलने में सफल हुई। उसने यात्रियों को बाहर निकालना आरंभ किया। नीरजा यदि स्वार्थी होती, नीरजा यदि स्वार्थी होती, स्वार्थी माने होता है अपना ही लाभ अगर चाहती, तो स्वार्थी होती तो दरवाजा खुलते ही पहले स्वयं निकल जाती। लेकिन उसने अपनी कर्तव्य निष्ठा, क्या कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। अपनी कर्तव्य निष्ठा माने अपनी जिम्मेदारी का परिचय दिया। बदकिस्मती से दुर्भाग्यवश 3 बच्चों की जान की रक्षा करते हुए वह अपहरणकर्ताओं की गोलियों का शिकार हो गई। उनके इस बलिदान से भारत ही नहीं पाकिस्तान भी क्या हुआ, रोया। नीरजा सही मायने में वीरांगना थी। नीरजा सही मायने में वीरांगना थी। उनकी वीरता तथा बलिदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत माने मरने के बाद अशोक चक्र से सम्मानित किया। अशोक चक्र से सम्मानित किया। यह भारत का सर्वोच्च शांतकालीन वीरता पुरस्कार है। अशोक चक्र पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। यह भारत का सर्वोच्च शांतकालीन वीरता का पुरस्कार है, माने मरने के बाद यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नीरजा भारत की सबसे पहली कम आयु की महिला थी। करा है कि नीरजा भारत की सबसे पहली कम आयु की महिला थी जिन्हें अशोक चक्र मिला। अशोक चक्र, इसके ऊपर एक चिन्ह आप देख रहे हैं छोटा से, इसे अवतरण चिन्ह या इन्वर्टेड कामा कहा जाता है। लेकिन ये सिंगल इन्वर्टेड कामा है, डबल इन्वर्टेड कामा नहीं। डबल इन्वर्टेड कामा में 2 चिन्ह इस प्रकार से लगे होते हैं, ये एक लगे हैं, इसलिए सिंगल इन्वर्टेड कामा है या अवतरण चिन्ह के नाम से इसे जाना जाता है। पाकिस्तान सरकार की ओर से इन्हें तमगा एवं इंसानियत का खिताब मिला। पाकिस्तान सरकार की ओर से इन्हें सम्मानित किया गया और इंसानियत का खिताब भी मिला कि इनके अंदर इंसानियत देखी गई, क्योंकि इन्होंने अपने जान की परवाह किए बिना दूसरे की जान की रक्षा की। आज नीरजा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति माने याददाश्त, यादें कभी समाप्त नहीं होगी। कह रहा है कि आज नीरजा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति कभी समाप्त नहीं होगी। नीरजा के
नाम पर मुंबई के घाटकोपर पर में एक चौराहे का नामकरण किया गया। उनकी याद में नीरजा भनोट पैन एवं न्यासा संस्था की स्थापना हुई। यह संस्था महिलाओं को वीरता पुरस्कार प्रदान करती है। नीरजा के नाम पर 19 फरवरी 2016 को नीरजा फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म की सफलता पर अनेक पुरस्कार भी इस फिल्म को मिले। हम सब भारतवासी नीरजा भनोट के सदैव आभारी रहेंगे। इस पहले को एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। आज नीरजा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति कभी समाप्त नहीं होगी। नीरजा के नाम पर मुंबई के घाटकोपर में एक चौराहे का नामकरण किया गया। उनकी याद में नीरजा भनोट पैन एवं न्यास संस्था की स्थापना हुई। यह संस्था महिलाओं को वीरता पुरस्कार प्रदान करती है। नीरजा के नाम पर 19 फरवरी 2016 को नीरजा फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म की सफलता पर अनेक पुरस्कार भी इस फिल्म को मिले। हम सब भारतवासी नीरजा भनोट के सदैव आभारी रहेंगे। तो आइए अब हम लोग इस पाठ से संबंधित जो बहुवैकल्पिक क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देख लेंगे और भाषा की बात के प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न में लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनिए। तो आप जो नीरजा भनोट नामक पाठ आप लोगों ने पढ़ा, अशोक चक्र विजेता नीरजा भनोट, उसका दूसरा पैरा जो है आपकी टेक्स्ट बुक में, उसी दूसरे पैरे से ये 4 बहुवैकल्पिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसमें आपको पहचानने के लिए थोड़ा सा हिंट भी दे दिया गया। अब नीरजा के शुरुआती की माने अब नीरजा डैश डैश शुरुआत की माने यहाँ से स्टार्ट होता है दूसरा पैरा, यहाँ खत्म हो जाता है। उसी से रिलेटेड ये 4 क्वेश्चन बहुवैकल्पिक पूछे गए हैं। वो पैराग्राफ को आप पढ़ोगे, दूसरा पैराग्राफ, उसमें चारों प्रश्नों का उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा, या इस वीडियो को देखोगे तो भी उसमें मिल ही जाएगा। तो देखिए, कहा नीरजा ने किस पद के लिए आवेदन दिया था। नीरजा ने किस पद के लिए आवेदन दिया था, ये आपका प्रश्न है। और इसमें 3 आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला है नर्स, दूसरा है विमान चालक और तीसरा है विमान परिचारिका। विमान परिचारिका, तो विकल्प नंबर ग आपका राइट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नीरजा ने अपनी ट्रेनिंग कहाँ पूरी की थी। इसको वीडियो को समझाते समय मैंने आपको बताया था इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। नीरजा ने अपनी ट्रेनिंग कहाँ पूरी की थी। तो पहला ऑप्शन है मियामी, दूसरा है मियामी और फ्लोरिडा में, तीसरा ऑप्शन आपका है फ्लोरिडा। तो इसका विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, जो मियामी और फ्लोरिडा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नीरजा विज्ञापन कंपनियों के लिए क्या बनी। नीरजा विज्ञापन कंपनियों के लिए क्या बनी। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला विकल्प दिया गया है मॉडल, एजेंट, कुछ भी नहीं। तो इसका विकल्प नंबर
ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, जो आपका दिया गया है मॉडल बनी। तो आइए चौथा देखते हैं हम लोग। चौथा है आपका नीरजा अपने जीवन में, नीरजा अपने जीवन में कहाँ पहुंचना चाहती थी। तो तीन विकल्प दिए गए हैं, तीन ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक ऑप्शन आपका राइट है। तो उसको देखते हैं हम लोग। संघर्ष पे, निष्कर्ष पे, विकर्ष पे। नीरजा अपने जीवन में कहाँ पहुंचना चाहती थी। ये अशोक चक्र विजेता नामक पाठ में जब दूसरा पैराग्राफ आप पढ़ोगे, दूसरा पैराग्राफ के दूसरी लाइन में ही लिखा गया है, नीरजा अपने जीवन में निष्कर्ष पर पहुंचना चाहती थी। कहाँ पहुंचना चाहती थी? निष्कर्ष पर पहुंचना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। नीरजा अपने जीवन में निष्कर्ष पर पहुंचना चाहती थी। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर घ, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द को काटिए। क्या करना है? जो गलत शब्द है उसको काट देना है। तो दो दो शब्द दिए गए हैं, उनमें से जो सही होगा उसको हम नहीं काटेंगे, जो गलत होगा उसको काट देंगे। तो देखिए पहला है परिचारिका। परिचारिका, परिचारिका नहीं होता, क्या होता है? परिचारिका होता है। इसमें दोनों मात्राएं गलत लगी है, बड़ी की मात्रा लगी है, जबकि र पे दोनों र के ऊपर छोटी ही की मात्रा होनी चाहिए, इसलिए यह आपका पहला गलत हो जाता है। इसका राइट होगा परिचारिका। लेकिन हमें करना क्या है? अशुद्ध शब्द को काटना है, शुद्ध को नहीं। जो गलत है उसी को ही काटना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, और यहाँ क्या लिखा है? कर्तव्य निष्ठा। यहाँ पे र जो है आधा होता है, जबकि जो गलत ऑप्शन है हमारा उसमें र पूरा लिखा गया है, इसलिए इसको हम काटेंगे। कर्तव्य निष्ठा नहीं होता, बल्कि क्या होता है? कर्तव्य निष्ठा होता है। तीसरे नंबर पे आते हैं। करा है मरणोपरांत, मरणोपरांत और मरणोपरांत, मरणोपरांत और मरणोपरांत। देखिए मरणोपरांत शब्द में न यहाँ पे लिख दिया गया है, आधा न लिख दिया गया है, जबकि मरणोपरांत शब्द लिखने के लिए यहाँ न लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। र के ऊपर अगर डॉट लगा देते हैं तो उसका पूर्ण उच्चारण हो जाता है, वो बन जाता है मरणोपरांत। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। करा है कि सर्वोच्च, सर्वोच्च और सर्वोच्च में कौन सा गलत है। तो हमारा दो ऑप्शन में से पहला देख रहे हैं, सर्वोच्च हमारा सही है और सर्वोच्च ये गलत है, तो इसको हम काट देंगे। तो आइए अब हम लोग भाषा की बात को देखते हैं कि भाषा की बात में क्या क्या है, क्या पूछ रहा है। तो चैप्टर नंबर 5 की भाषा की बात है। निम्नलिखित वाक्यों को, निम्नलिखित वाक्यों को प्रेरणार्थक क्रिया में बदलिए। किसमें बदलना है? प्रेरणार्थक क्रिया में बदलिए। तो प्रेरणार्थक क्रिया में बदलने से पहले हम लोग ये जानेंगे क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया कितने प्रकार की होती है। इसके बाद हम लोग फिर प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, कैसा इसके प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्रिया, क्रिया की परिभाषा है जिस संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्दों के द्वारा, अन्य शब्दों के द्वारा किसी क्रिया के होने का ज्ञान होता है, किसी क्रिया के होने का ज्ञान होगा, उसे हम क्रिया कहेंगे। और क्रिया दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया के दो भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे हम लोगों को सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया नहीं पढ़ना है, बल्कि क्या पढ़ना है? प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है उसके बारे में सुन लो। जब कर्ता, जब कर्ता दो हो,
कर्ता दो हों, एक कर्ता दूसरे से कार्य को करवा रहा हो, एक कर्ता दूसरे से कार्य को करवा रहा हो तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कहा जाए शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई। यहाँ पे कर्ता शिक्षक भी है और विद्यार्थी भी कर्ता है, इसलिए यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होगी। पिताजी ने बच्चों से वृक्ष लगवाए, पिताजी बच्चों से वृक्ष लगवाए। यहाँ पर भी प्रेरणार्थक क्रिया है कि कर्ता दोनों हैं और कर्ता दोनों हैं, लेकिन एक कर्ता जो है दूसरे को प्रेरणा दे करके काम को करवा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। प्रेरणार्थक क्रिया की यही पहचान है, जहाँ पे कर्ता दो होंगे और वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जहाँ पे कर्ता दो होंगे वहां प्रेरणार्थक क्रिया होगी। आइए हम लोग कुछ उदाहरणों के माध्यम से ये जानेंगे प्रेरणार्थक क्रिया कैसे पहचानेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। तो देखिए, जब कर्ता एक दूसरे कर्ता से किसी काम को करवाता है, पहला कर्ता दूसरे कर्ता से किसी काम को करवाता है और जो काम होता है, जो क्रिया होती है, उसे हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण आपकी बुक में दिए गए हैं, कुछ देखिए। प्रेरणार्थक क्रिया निम्नलिखित वाक्यों को प्रेरणार्थक क्रिया में बदलिए। निम्नलिखित वाक्यों को प्रेरणार्थक क्रिया में बदलिए। क्या करना है? वाक्य दिए गए हैं, इनको हमें बदलना किसमें है? प्रेरणार्थक क्रिया में। नीरजा ने अनेक लोगों को बचाया, नीरजा ने अनेक लोगों को बचाया। यहाँ पे हमको प्रेरणार्थक क्रिया में बदलना है। इस वाक्य को क्या करना है? प्रेरणार्थक क्रिया में बदलना है। तो उदाहरण देखें, नीरजा ने अनेक लोगों को बचवाया, नीरजा ने अनेक लोगों को बचवाया। माने यहाँ पर कर्ता दो हो गए, एक तो खुद और दूसरा जिसके माध्यम से कार्य हो रहा है। तो दूसरा देखिए, पिताजी पौधे लगवाते हैं, पिताजी पौधे लगवाते हैं, इसे हमें प्रेरणार्थक क्रिया में बदलना होगा। आपको नियम याद होगा, परिभाषा याद होगी। पिताजी पौधे लगवाते हैं, यहाँ पे प्रश्न क्या था? पिताजी पौधे लगाते हैं, पिताजी पौधे लगाते हैं। तो इसको हमें बदलना है प्रेरणार्थक क्रिया में, क्योंकि यहाँ पिताजी पौधे लगाते हैं, कर्ता एक ही है, और जबकि प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत कर्ता दो होना चाहिए। तो प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता दो होने के लिए हमें क्या करना है? पिताजी पौधे लगवाते हैं। यहाँ पिताजी भी करता है और जो लगा रहा है वो भी करता है, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया में विशेष रूप से ये ध्यान देने की जरूरत है, प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता दो होते हैं। तो आइए तीसरा देखिए, माँ काम करती है, माँ काम करती है। यहाँ पे कर्ता एक ही है, इसको हमें प्रेरणार्थक क्रिया में बदलना है। तो क्या होगा? माँ काम करवाती है, माँ काम करवाती है, मीन्स यहाँ कर्ता दो हो गए। अध्यापिका पाठ पढ़ाती है, अध्यापिका पाठ पढ़ाती है। यहाँ पे कर्ता एक है, अध्यापिका पाठ पढ़ाती है, इसको हमें प्रेरणार्थक क्रिया में बदलना है। तो इसके लिए हमें दो कर्ता की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? अध्यापिका पाठ पढ़वाती है, अध्यापिका पाठ पढ़वाती है। प्रश्न क्या था? अध्यापिका पाठ पढ़ती है, अध्यापिका पाठ पढ़ती है, इसको हमें प्रेरणार्थक क्रिया में बदलना है। तब यहाँ पे क्या होगा? अध्यापिका
पाठ पढ़वाती है। आइए एक बार इसे फिर से हम लोग देख लेते हैं। करा है कि नीरजा ने अनेक लोगों को बचाया। नीरजा ने अनेक लोगों को बचाया। इसे हमें प्रेरणार्थक क्रिया में बदलना है। नीरजा ने अनेक लोगों को बचवाया। बचवाया माने यहाँ पे कर्ता दो हो गए, एक तो नीरजा खुद और जो दूसरा बचवाने वाला है। फिर आता है दूसरे नंबर पे पिताजी पौधे लगाते हैं। पिताजी पौधे लगाते हैं मीन्स कर्ता एक है, इसे हमें प्रेरणार्थक क्रिया में बदलना है। पिताजी पौधे लगवाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ स्वयं लगा रहे थे लेकिन पिताजी पौधे लगवाते हैं, यहाँ दो कर्ता हो गए। माँ काम करती है, माँ काम करवाती है। अध्यापिका पाठ पढ़ती है। अध्यापिका पाठ पढ़ती है, यहाँ कर्ता एक है और प्रेरणार्थक क्रिया की शर्त है कर्ता दो होना चाहिए। अध्यापिका पाठ पढ़वाती है। तो इस प्रकार से आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को नाम धातु क्रिया में बदलिए। शब्द दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, शब्द को हमें कहाँ बदलना है, क्रिया में बदलना है। शब्द को किस में बदलना है, क्रिया में। तो देखिए कर है अपना। अपना ये शब्द है, धातु है। अब इसको हमें क्रिया में बदलना है तो क्या होगा, अपनाना। इसका क्या बन जाएगा, अपनाना। फिल्म है, इसका क्रिया में बदलना है फिल्माना। लाज लजाना। खट 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 खट, यहाँ पे इसको बदलना है क्रिया में खट खटाना। खट खटाना। खट खटाना, खट खट क्या है, शब्द है, खट खटाना ये क्रिया हो रही है। बात बात, अब इसको क्रिया में बदलने के लिए क्या होगा, बतियाना। साठ सठियाना। तो इस प्रकार से धातुओं को क्रिया में बदला जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों को पूर्वकालिक क्रिया के द्वारा जोड़कर एक सरल वाक्य में बदलिए। पूर्वकालिक का मतलब समझ लो। सबसे पहले पूर्वकालिक माने क्या होता है, पूर्वकालिक मीन्स होता है बीते हुए कल या बीते हुए समय को पूर्वकालिक कहा जाता है। पूर्वकालिक माने होता है बीता हुआ समय या बीता हुआ कल पूर्वकालिक कहलाता है। तो प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों को पूर्वकालिक क्रिया के द्वारा जोड़कर एक सरल वाक्य में बदलिए। तो पूर्वकालिक क्रिया को में बदलना है तो आपका पहले प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। करा है पिताजी आए, उन्होंने मुझे डांटा। शब्द है, वाक्य है, पिताजी आए, उन्होंने मुझे डांटा। पिताजी आए देख रहे हैं पूर्ण विराम, फिर कह रहा है उन्होंने मुझे डांटा। अब इसको हमें बदलना किसमें है, पूर्वकालिक क्रिया में, माने बीते हुए समय में बदलना है। तो क्या होगा, पिताजी ने आकर मुझे डांटा। पिताजी ने आकर मुझे डांटा। नेक्स्ट है मैं बाजार गया, वहां से सामान लाया। मैं बाजार गया पूर्ण विराम, वहां से सामान लाया। देख रहे हैं ना, मैं बाजार गया वहां से सामान लाया। मैं बाजार गया पूर्ण विराम, वहां से सामान लाया फिर पूर्ण विराम। तो इसको हमें पूर्वकालिक क्रिया में बदलना है। तो दोनों को हमको क्या करना है, मिला देना पड़ेगा। बीच में से जो पूर्ण विराम है उसको हटा करके इन शब्दों को मिलाना होगा। मैं बाजार जाकर, जहां पे गया था वहां क्या हो गया, मैं बाजार जाकर। जाकर माने पूर्वकालिक बात बता रहा है, जाकर सामान लाया। मैं बाजार जाकर सामान लाया। फिर है नेक्स्ट तीसरे नंबर पे माली आया। माली आया, माली ने ताजे फूल तोड़े। तो इसको भी पूर्वकालिक क्रिया में बदलना है। तो क्या होगा, माली ने आकर
ताजे फूल तोड़े। माली ने आकर ताजे फूल तोड़े। नेक्स्ट है हम लोग मेले में गए, वहां सर्कस देखा। हम लोग मेले में गए, पूर्ण विराम, वहां सर्कस देखा। अब इसको हमें पूर्वकालिक क्रिया में बदलना है। हमने मेले में जाकर, हमने मेले में जाकर, यहीं से क्लियर हो जा रहा है कि पूर्वकालिक क्रिया हो रही है। हमने मेले में जाकर सर्कस देखा। इससे पता चल रहा है कि पहले घटना, पहले कार्य हो चुका है। तो इस प्रकार से पूर्वकालिक क्रिया में बदला जाता है, करा है। फिर से एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पूर्वकालिक क्रिया के द्वारा जोड़कर एक सरल वाक्य में बदलिए। एक सरल वाक्य में बदलना है। तो पहले हमने देख लिया था, फिर एक बार देख लेते हैं। पिताजी आए, उन्होंने मुझे डांटा। पिताजी आए के बाद पूर्ण विराम है, उन्होंने मुझे डांटा। इसे सरल वाक्य में बदलने के लिए दोनों को जोड़ करके पूर्ण विराम हम एक ही लगाएंगे। पिताजी ने आकर मुझे डांटा। दूसरा है मैं बाजार गया, वहां से सामान लाया। मैं बाजार जाकर सामान लाया। तीसरा है माली आया, माली ने ताजे फूल तोड़े। करा है माली आया, माली ने ताजे फूल तोड़े। माली ने आकर ताजे फूल तोड़े। हम लोग मेले में गए, वहां सर्कस देखा। तो देखिए इसको, हमने मेले में जाकर सर्कस देखा। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक होकर के कई अर्थ को प्रकट करते हैं, इसी को कहा जाता है अनेकार्थी शब्द। शब्द एक होते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। तो कुछ शब्द आपकी स्क्रीन पे आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, उनको देखें। करा है निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। पहला है पत्र। पत्र, पत्र माने पत्ता, पत्ता माने पेड़ का पत्ता, और पता भी होता है और फिर है पत्र माने चिट्ठी। कल, कल माने मशीन, आने वाला कल, बीता हुआ कल। कल माने मशीन भी होता है, कल माने आने वाला कल होता है, बीता हुआ कल भी होता है। कर, कर माने हाथ, कर माने हाथ। कर जो शब्द है ये तत्सम शब्द है और हाथ जो है तद्भव है। कर माने हाथ और कर माने टैक्स। कर माने हाथ, कर माने टैक्स। फिर है फोर्थ नंबर पे बाल, सिर के बाल, सिर के बाल, और बाल माने बच्चा भी होता है। तो इस प्रकार से आपका इस चैप्टर के बहुवैकल्पिक क्वेश्चन, भाषा की बात के प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने इस वीडियो में देखा और समझा। इसको आप लोग इस वीडियो को पूरा देख करके और अपनी टेक्स्ट बुक में इसी प्रकार से इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 के मौखिक प्रश्नों का उत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम लोग आगे के भी चैप्टर को इसी प्रकार से करते रहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें और टेक्स्ट बुक भी पढ़ें। धन्यवाद।